आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर से जो नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम 21 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो कहने का मतलब ये है कि स्मूथ मसल के बारे में जो भी सत्य है उस सत्य में से इन चार विकल्पों में से एक असत्य है, तो उस असत्य वाले को हमको बताना है। यानी जो गलत है स्मूथ मसल के बारे में गलत है उसको हमें बताना है। तो कौन सा गलत है ये चीज़ हमको बताना है। तो देखते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है कम्युनिकेशन एमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। तो दो स्मूथ मसल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा होता है। ये चीज़ गलत है। तो गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क हमारी कार्डियक मसल में पाई जाती है, हृदय पेशी में पाई जाती है, हृदय की पेशियों में पाई जाती है, ना कि स्मूथ मसल में पाई जाती है। इसलिए तीसरा विकल्प हमारा स्मूथ मसल के लिए रॉन्गली मैच है और रॉन्गली मैच ही हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी देखिए दीज मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल है इसलिए करेक्ट है। दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल, ये अनैच्छिक पेशी है इसलिए ये भी सही है। दीज मसल आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो खून को ले जाने वाली रक्त वाहिनियों में ये मसल पाई जाती है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। यूटेरस में भी यही पाई जाती है। तो इस प्रकार से कई जगह पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड ओनली इन कार्डियक मसल टिश्यू। तो तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट है और चूंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसलिए कह रहा है कि जो कार्डियक मसल है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, ना कि स्मूथ मसल में। अगला कह रहा है कि स्मूथ मसल फाइबर आर नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं नेचर में, आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की दीवार में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल इत्यादि में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा जा रहा है इसलिए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस across a tissue and facilitation of communication with neighboring cell via rapid transfer of ions and molecules। तो देखिए हमने जंक्शन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ जंक्शन, तो उनमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जंक्शन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है जो लीकेज को स्टॉप कर देता है सब्सटेंस के टिश्यू से, एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल, और बगल वाली या पड़ोस वाली सेल के बीच में कम्युनिकेशन रखता है किसके आधार पे? वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, आयन और मॉलिक्यूल के तीक्ष्ण स्थानांतरण के आधार पर पड़ोसी सेल से हमारा कम्युनिकेशन रखता है। तो कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट है ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए सेकंड वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली। तो लीकेज को रोकता है टाइट जंक्शन। इसको इस तरह आप लोग याद रखिए कि अगर किसी चीज़ को टाइट से बांध दिया जाए तो लीकेज नहीं होगा। जैसे कोई पाइप हो उसमें टाइट से धागा या किसी रिबन से बांध दिया जाए तो लीकेज नहीं होगा। तो टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता है
और कम्युनिकेशन बनाए रखता है नेबरिंग सेल से वाया ट्रांसफर ऑफ आयन आर मॉलिक्यूल, वो है हमारा गैप जंक्शन। तो जाहिर सी बात है कि पड़ोस वाली सेल जो होगी उसमें आयन या मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ बीच में गैप होगा, तो इसलिए गैप जंक्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये बात हमको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि 3 टाइप ऑफ जंक्शन आर फाउंड इन टिश्यू। किसी भी टिश्यू में 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं ऊतक में, तो कौन कौन से हैं और किसका क्या काम है, एक ही बार में हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि बार बार उस चीज़ की कन्फ्यूजन से हम लोग बच सकें। तो देखिए कह रहा है कि टाइट जंक्शन आर स्टॉप लीकेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। तो जो टाइट जंक्शन है हमारा वो टिश्यू से किसी पदार्थ के लीकेज को रोकता है। तो किसी चीज़ को टाइट से बांध देंगे तो लीकेज नहीं होगा, इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब अगला है कह रहा है एडहरिंग जंक्शन सीमेंट एंड कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। जैसे ब्रेड होती है, सैंडविच आपने खाया होगा, तो 2 ब्रेड के बीच में मसाला भर दिया जाता है, खाने वाला जो भी हम लोग खाते हैं। तो उसी प्रकार से जो अगल बगल वाली सेल होती हैं उनको आपस में बांधे रखने के लिए सीमेंट की तरह एक पदार्थ होता है जो काम करता है, और उस जंक्शन को एडहरिंग जंक्शन कहते हैं, और ये नेबरिंग सेल यानी पड़ोस वाली सेल को आपस में जोड़ता है। अब तीसरा है हमारा गैप जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन। तो गैप जंक्शन का दूसरा नाम कम्युनिकेशन जंक्शन है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। तो अगल बगल वाली सेल के साइटोप्लाज्म में कनेक्शन कौन प्रदान करता है, वो है हमारा गैप जंक्शन। तो तीनों प्रकार के टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का मतलब केचुआ। तो केचुए में जो प्रोस्टोमियम है, तो प्रोस्टोमियम का मतलब है कि जो केचुए का मुंह होता है उसके आगे एक टोपी जैसी संरचना हल्की से निकली रहती है, उसी को प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो प्रोस्टोमियम के बारे में जो विकल्प दिए गए हैं, ये देखिए ABC करके ABD ये सब, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए हमारा AB और C विकल्प करेक्ट है। केचुए के प्रोस्टोमियम के बारे में, यानी जो केचुए के अग्रभाग में निकला रहता है मुंह के, तो कह रहा है इट सर्व्स एज ए कवरिंग ऑफ माउथ। ये मुंह की कवरिंग की तरह काम करता है, तो पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। तो देखिए जैसे हमने देखा है पिग को, सुअर को, उसके मुंह के ऊपर एक थूथन में बहुत मजबूत मोटी सी ऊपर आउटग्रोथ होती है जो मिट्टी खोदने में हेल्प करती है। तो उसी प्रकार ये प्रोस्टोमियम केचुए में सॉइल यानी मिट्टी को क्रैक करने यानी उसको खोदने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। अगला है कह रहा है इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इसमें सेंसरी आर्गन भी पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से सेंसरी आर्गन की तरह भी काम करता है। अब डी में देखिए कह रहा है इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। ये गलत है, बॉडी का सेगमेंट नहीं है, वो तो आउट ग्रोथ है। फर्स्ट जो सेगमेंट है जिसमें माउथ पाया जाता है उसकी आउट ग्रोथ है, एक तरह से कवरिंग ऑफ फॉर माउथ है, ना कि वो बॉडी का कोई सेगमेंट है। इसलिए डी विकल्प हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल A, B और C हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है द इंटीरियर एंड ऑफ द अर्थवर्म हैज माउथ व्हिच हैज कवरिंग कॉल्ड प्रोस्टोमियम।
तो कह रहा है जो इंटीरियर एंड होता है अर्थवर्म के मुंह का, उसकी कवरिंग को हम लोग प्रोस्टोमियम बोलते हैं। प्रोस्टोमियम एक्ट एज ए वेज टू फोर्स ओपन क्रैक इन द सॉइल। तो ये वेज की तरह काम करता है, जो मिट्टी होती है उसको क्रैक करने के लिए। प्रोस्टोमियम हैज रिसेप्टर सो इट इज सेंसरी इन फंक्शन। प्रोस्टोमियम में रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी सेंसरी अंग की तरह ये काम करता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज द पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम होता है ये पहला खंड होता है केचुए का। प्रोस्टोमियम नहीं, पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम तो माउथ की कवरिंग होती है, जबकि फर्स्ट बॉडी सेगमेंट हमारा केचुए का पेरिस्टोमियम होता है। इस बात को हम लोगों को अच्छे से समझ लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। कह रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो हमने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर दो शब्द थे। कॉलमनर मतलब ज़्यादा ऊंचाई में और क्यूबॉइडल मतलब घनाकार। तो कॉलमनर यानी ज़्यादा ऊंचाई में जो होंगे सीलिया, तो जो एपिथेलियम, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्यूबॉइडल में कुछ कम होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, जो कि क्यूबॉइडल होता है। कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? कॉलमनर हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ खाने का बहुत ज़्यादा अवशोषण करने की ज़रूरत होती है। तो इस बात को हमने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताया था कि ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि क्यूबॉइडल कहाँ होगी, कॉलमनर कहाँ होगी, स्क्वैमस कहाँ होगी। तो ये बात हमने बहुत बार आपको बताई है, ज़्यादा उसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यानी पीसीटी। ये और भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग गौर से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये विकल्प दिए गए हैं और इनके जो मिलते जुलते लक्षण हैं वो दिए गए हैं और इसको हमें मैच करना है। तो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है, ए के साथ थर्ड का मैच है। ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया है तो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कह रहा है टाइट जंक्शन, तो तीसरा सही है इसके साथ। एस्टेब्लिश ए बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल। तो लीकेज से संबंधित था, हम पढ़ चुके हैं, हमें पूरा अच्छे से पता है। बी का फर्स्ट विकल्प करेक्ट है। इसको देखते हैं, एडहरिंग सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म सीट। सीमेंट से आपको ध्यान आ रहा होगा, इसके ऊपर ही हमने पढ़ा है। सी वाला आ जाता है गैप जंक्शन, तो चौथा मैच करेगा गैप जंक्शन साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल। तो साइटोप्लाज्मिक चैनल है, यानी बीच में गैप है, तो साइटोप्लाज्म या तरल पदार्थ के द्वारा किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान या कम्युनिकेशन हो सकता है। अब डी विकल्प बता है, तो डी विकल्प हमारा क्या है? सिनैप्टिक जंक्शन। तो सिनैप्टिक जंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था न्यूरॉन में। तो ट्रांसमिट जंक्शन इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। तो उसमें एक केमिकल पदार्थ भरा रहता है, उस केमिकल पदार्थ के द्वारा नर्व में एक तरफ से दूसरी तरफ जो है हमारी सूचना पहुंचती है। इसका फिगर आगे आएगा, तो फिगर हम लोग देख के और अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन आ जाता है। हाँ, तो ये देखिए तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये हमको
बताना है। तो देखिए इसमें से जो हमारा पहला विकल्प है वो इनकरेक्ट है। कह रहा है कॉकरोचेस एग्जिबिट मोजैक विजन विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिजोल्यूशन। ये चीज हमारी गलत है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कॉकरोच है हमारा, उसमें मोजैक विजन पाया जाता है। मोजैक विजन का मतलब होता है कि उसकी आँख में ऐसी संरचना होती है कि अलग अलग पार्ट में शरीर के अंग का अलग अलग इमेज बनता है। तो सेंसिटिविटी तो अच्छी होती है लेकिन रिजोल्यूशन बहुत कमज़ोर होता है, जबकि इसमें मोर लिख दिया, लो रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो मोजैक विजन तो सही है, सेंसिटिविटी इसकी हाई होगी लेकिन रिजोल्यूशन लो होगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट उसकी आँख में बॉडी के अलग अलग हिस्से में बनते हैं। क्योंकि उसकी जो आँख होती है उसमें कई खंड में, जैसे मधुमक्खी के छत्ता होता है उस तरह से उसकी आँख बनी होती है। तो किसी चीज़ को जब देखता है तो अलग अलग मधुमक्खी के छत्ते का जो कोष्ठक होता है उसी तरह उसकी आँख के हर कोष्ठक में अलग अलग पार्ट का फिगर बनता है, इसलिए रिजोल्यूशन उसका लो होगा। इस बात को ध्यान देना, इसीलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग्स। तो हमको एक करेक्ट रूट बताना है कि जो मेल फ्रॉग होता है उसमें जो स्पर्म निकलते हैं वो किस रूट से पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसको देखते हैं। तो हमारा ये थर्ड वाला विकल्प करेक्ट है। देखिए पहले टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस से वास रिफरेंसिया में आते हैं, उसके बाद किडनी में, उसके बाद बीडर्स कैनाल में, उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, फिर उसके बाद क्लोएका में आते हैं। तो ये क्रम आप लोग याद रखिए, ये पूछा जाता है। तो टेस्टिस से वास रिफरेंसिया, फिर किडनी, फिर बीडर्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फिर इसके बाद क्लोएका। ये रास्ता है स्पर्म के टेस्टिस से होकर के क्लोएका तक आने का, किसमें, मेल फ्रॉग में। तो इसको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है। कह रहा है फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी continues to beat for some times. Select the best option from the following statements. तो कह रहा है कि अगर हम फ्रॉग के हृदय को उसके शरीर से बाहर निकालें और कुछ समय के लिए वो बीट करे, यानी धड़कन उसमें बनी रहे, तो कह रहा है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो चारों में से कई भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है, सी एंड डी। तो सी में क्या कह रहा है, कह रहा है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक का मतलब मांसपेशी से संबंधित है, कि उसमें जो हार्ट में धड़कने की क्षमता है उसकी खुद की मांसपेशियों से संबंधित है। हार्ट इज ऑटो एग्जिटेबल, जाहिर सी बात है कि शरीर के बाहर निकालने के बाद भी अगर वो धड़क रहा है तो इसका मतलब उसमें खुद धड़कने की क्षमता है, इसलिए ऑटो एग्जिटेबल कहा गया है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो मायोजेनिक नेचर है और हार्ट इज ऑटो एग्जिटेबल। ये 2 बातें हमारी करेक्ट हैं, सी और डी। इस बात को समझना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फ्रॉग्स हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर विच मीन्स इट इज ओरिजिनेटेड इन मसल टिश्यू। तो मायोजेनिक का मतलब हमने अभी आपको बताया कि मांसपेशी से संबंधित है। तो जो हमारा फ्रॉग का हार्ट है वो मसल टिश्यू से बना होता है एंड नॉट फ्रॉम नर्व इम्पल्स, ना कि तंत्रिका तंतुओं से या तंत्रिकाओं का कोई उसमें इम्पल्स जाता है या कंपन जाता है एक तरह से। एंड इट इज ऑटो एग्जिस्टेबल, डज नॉट नीड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब ये स्वयं अपने में एग्जिस्ट करता है, कोई बाहरी संवेदना इसमें नहीं जाती है।
When frog's heart taken out of the body continue to beat for some time, that is till the time ATP is available। तो ये कह रहा है कि जब फ्रॉग के हम दिल को बाहर निकाल लेते हैं उसके शरीर से, फिर भी वो कुछ समय के लिए धड़कता रहता है, क्योंकि उसकी धड़कन के लिए जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में उपस्थित रहती है। बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नर्वस सिस्टम, क्योंकि यह किसी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर निर्भर नहीं करता। एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और बाहरी संवेदना की भी इसको जरूरत नहीं है। एंड SA नोड कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल ऑन इट्स ओन, और इसमें जो SA नोड पाया जाता है वो खुद ही इसमें पोटेंशियल को जनरेट करता है। ये बात निकल के सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कह रहा है कि जो नर हमारा फ्रॉग है, मेढक है, उसमें जो उसके स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं हमको बताना है। तो सेमाइनल वेसाइकल्स पार्ट जो होता है, सेमाइनल वेसाइकल एक थैली फनल जैसी संरचना होती है, वहाँ पर मेल फ्रॉग के स्पर्म इकट्ठा होते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो कह रहा है स्मूथ मसल्स आर, तो स्मूथ मसल्स के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। तो आर इनवॉल्यूटरी, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रिएटेड। अरेखित पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, और फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर इसका होता है हमारी स्मूथ मसल का। ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी हम लोग इसको समझ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेज विद इट्स लोकेशन। कह रहा है कि जो ये टिश्यू हैं और इनकी लोकेशन को किस हिसाब से अच्छे से मैच किया गया है, ये चीज़ हमको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं। तो ये दूसरा हमारा करेक्ट है, कि जो दूसरा वाला है यही करेक्ट मैच है। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाई जाती थी? यूटेरस में पाई जाती थी, और हमारी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती थी, और बहुत सारी जगह पर पाई जाती थी। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है यहाँ पर, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड बाइंड्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन टू द मसल बीनीथ। तो कह रहा है एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। जाहिर सी बात है, एरियोलर का मतलब एयर से समझिए। तो हमारी जो खाल है, स्किन है, इसके बाहर पूरे वातावरण में हवा है, तो उसी प्रकार से इसको समझिए कि एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड बाइंड द आउटर लेयर ऑफ स्किन टू द मसल बीनीथ। तो बाहरी त्वचा की हमारी जो परत है उसको मांसपेशी से बांधती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, देखिए जो अन्य विकल्प हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है हमारा, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है हमारा, वो कहाँ पाया जाता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा, जो कि किडनी में पाई जाती है नेफ्रॉन। एंड इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मुख्य काम क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब आगे आ जाता है, कह रहा है द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल विच आर नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो स्मूथ मसल की बनी होती है, नॉन स्ट्रिएटेड यानी अरेखित होती है, एंड इनवॉल्यूंटरी यानी अनैच्छिक होती है, यानी हमारी इस पर कोई इच्छा काम शक्ति काम नहीं करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का मतलब तिलचट्टा, तो तिलचट्टा या कॉकरोच में कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है, ये हमको बताना है। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट है, इंटरमीडिएट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये गलत है। जो भ्रूण का विकास होता है उसमें जो भ्रूण के विकास के समय जो क्लीवेज होता है, यानी वो जो बंटती हैं कोशिकाएं, तो उनमें कह रहा है कि रेडियल क्लीवेज पाया जाता है या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। ये चीज़ हमारी गलत है। तो सही क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना सोज इनडिटर्मिनेट एंड स्पाइरल क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट एंड स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, ना कि इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। तो इस प्रकार से सही चीज़ हमको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है कि द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो कॉकरोच की जो बॉडी सेल है उससे जो हमारा नाइट्रोजन जनित वेस्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, वो हीमोलिम्फ में किस रूप में छोड़ा जाता है, ये हमको बताना है। तो वो हमारा पोटेशियम यूरेट के रूप में छोड़ा जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए सॉल्यूशन को डिटेल से पढ़ते हैं तो ये बात हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कह रहा है इन कॉकरोच मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक पोटेशियम एंड सोडियम यूरेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो जो हमारे कॉकरोच में मालपीजियन ट्यूब्यूल पाई जाती हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को अलग करती हैं, उन जिसमें कि पोटेशियम और सोडियम यूरेट होता है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए कह रहा है कि इन द मालपीजियन ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, वाटर एंड यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड। तो जो हमारी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम के भी होते हैं, सोडियम के भी होते हैं, पानी पाया जाता है और यूरिक एसिड भी पाया जाता है या यूरिक एसिड भी बनता है। कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आर रीएब्जॉर्ब। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम और सोडियम के ये फिर से पुनः अवशोषित हो जाते हैं बाय द सेल ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल, यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा, एंड देन ट्रांसफर्ड टू द ब्लड हीमोलिम्फ, और ये फिर से हीमोलिम्फ में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यूरिक एसिड इज कैरीड टू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द इंसेक्ट एंड इज मेल फाइनली फॉर्ड आउट थ्रू एनस। जो यूरिक एसिड होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में इंसेक्ट या कीड़े के चला जाता है। इंसेक्ट मतलब वही कॉकरोच एक तरह का इंसेक्ट है। एंड इज फाइनली फॉर्ड आउट थ्रू एनस, और एनस के थ्रू इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेनली यूरिक एसिड ही हमारा कॉकरोच में एनस के थ्रू बाहर निकलता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। तो गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से वही पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प हमारा करेक्ट है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो जो एडजॉइनिंग सेल हैं उनके बीच एक तरह से साइटोप्लाज्म के माध्यम से आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल या कुछ लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, किसमें, गैप जंक्शन में। गैप जंक्शन में ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू फैसिलिटेट communication between adjoining cell by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecule। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हूबहू यहाँ पर बताया जा रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है, कह रहा है द टेरगा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंड बाई। तो टेरगा स्टर्ना और प्लूरा जो है कॉकरोच की बॉडी में वो किसके द्वारा ज्वाइन होते हैं, ये हमको बताना है। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है, उसी के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आर्थो का मतलब हड्डी से होता है, तो हड्डी के पार्ट हैं एक तरह से, जैसे हम लोगों में हड्डी होती है वैसे इसमें हम मानेंगे कि टेरगा स्टर्ना और प्लूरा अगर में कॉकरोच की जो लेग हैं उनके पार्ट हैं, तो उनको कौन जोड़ेगा, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जोड़ेगी। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा टेरगा स्टर्ना और प्लूरा हमारे जुड़े होंगे किसमें, कॉकरोच में। तो इस प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन तक की स्टडी हम लोगों ने आज की। अब 36 नंबर क्वेश्चन की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।